Dear students, I am Professor Mahmood Ahmed, lecturer biology. हमारा जो आज एमडी कैट का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस पास्ट पेपर एमसीक्यूज और न्यू एमसीक्यूज जो कि यूएचएस के सिलेबस के मुताबिक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से सिलेबस डिस्कस करूंगा। ये देखिए सिलेबस है: डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्टेशन, होम्योस्टेसिस, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन, स्पोर्ट एंड मूवमेंट, हार्मोनल कंट्रोल, इम्यूनिटी। ये तमाम टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए सबसे पहला जो एमसीक्यूज है: रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ 1.5 लीटर इवन ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हिच कैन नॉट बी एक्सपेल्ड। अगर आपको याद हो 13 चैप्टर के अंदर आपने रेजिडुअल वॉल्यूम पढ़ा होगा। आपको पता है कि ह्यूमन के लंग्स की टोटल कैपेसिटी 5 लीटर है, लेकिन उसके जब वो एक्सरसाइज करता है या सांस लेता है तो 3.5 लीटर तक एयर लंग्स से बाहर जा सकती है, लेकिन 1.5 लीटर एयर जो है वो हमेशा लंग्स के अंदर ही रहती है। उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। यानी कि अगर आपके लंग्स में से सारी एयर निकल जाए लेकिन 1.5 लीटर एयर हमेशा आपके लंग्स के अंदर रहेगी, उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। दूसरा एमसीक्यूज है: अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स इज अ डिजीज। सम ह्यूमन कंज्यूम मिल्क एंड डेवलप द डायरिया ड्यू टू द मिल्क प्रोटीन। अब कहता है कुछ लोग जो है ना जब दूध पीते हैं तो उनको डायरिया हो जाता है, क्योंकि दूध के अंदर एक प्रोटीन होती है। वो कौन सी प्रोटीन है कि उस प्रोटीन ग्लाइकोजन इन मिल्क। इसका ऑप्शन होगा ग्लाइकोजन इन मिल्क। फैट्स इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। ब्लड के अंदर फैट्स की तरह ही होते हैं। इमल्सिफिकेशन मील ब्रेक डाउन ऑफ द फैट्स। इमल्सिफिकेशन का मतलब है फैट्स का टूटना। देखिए ना, अगर आपको याद हो, आप डाइजेशन का टॉपिक पढ़ते हैं। डाइजेशन के टॉपिक के अंदर जो है इमल्सिफिकेशन में क्या होता है कि फैट्स ब्रेक डाउन होते हैं, अगर आपको याद हो तो। इमल्सिफिकेशन के बारे में आपको पता है कि हेलो ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स, आपको पता है कि ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है पार्शली, स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, और जो स्मार्ट इंटेस्टाइन है उसमें इमल्सिफिकेशन होती है, फैट्स टूटता है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है: गाल स्टोन इज काज्ड ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। यानी कि जो पित्ते का जो दर्द होता है वो किस वजह से होता है कि एक्चुअली जो कोलेस्ट्रॉल है वो ना हार्ड हो जाती है, जो गाल ब्लैडर के अंदर गाल स्टोन बनाए तो इसको पित्ता भी बोलते हैं। आपने सुना होगा पित्ते का दर्द, वो यही होता है कि गाल्स में ना गाल स्टोन बनता है जो कि कोलेस्ट्रॉल का होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है: सेक्रेटिन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड सेक्रेटेड ड्यू टू एसिडिक फूड। नेक्स्ट है: हार्ट बर्न इज काज्ड ड्यू टू पेन इन स्टमक। हार्ट बर्न में क्या होता है? हार्ट बर्न में मैदे में जलन होती है। जब हम लोग ज्यादा खुराक खाते हैं, क्रीमी खुराक खाते हैं, तो गैस्ट्रिक जूस भी ज्यादा प्रोड्यूस होता है। गैस्ट्रिक जूस ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से ना हमारे स्टमक में पेन भी होती है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है: ये जो हार्मोन है गैस्ट्रीन। अब गैस्ट्रीन एंजाइम ऑफ गैस्ट्रिक जूस, इट इज द पार्ट ऑफ स्टमक एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। यानी कि गैस्ट्रीन एक हार्मोन है जो हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करके निकलवाता है। हंगर पैंग का मतलब है भूख के ठिकाना। इट इज काज ड्यू टू द लो ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। यानी कि जब हमने सपोज खुराक खाई है, 12-14 घंटे हो गए, हमने दोबारा कोई खुराक नहीं खाई, तो जाहिर सी बात है हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल कम होगा, तब हमें भूख के डिकार आते हैं, जिसको हम बोलते हैं हंगर पैंग। अच्छा, अब ये एक और एमसीक्यू था: अमाइलिन और टाइलिन। आपको पता है अमाइलिन या टाइलिन ये कार्बोहाइड्रेटिंग एंजाइम है। ये हमेशा किसके ऊपर एक्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। यानी कि ये स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा है। द फंक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज टू स्टेबलाइज द पीएच। यानी कि आपको पता है कि हमारे ओरल कैविटी के अंदर पीएच को कौन मेंटेन करता है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट। फंक्शन ऑफ द म्यूकस ऑफ द सिलिवरी ग्लैंड। आपको ये तो पता होगा कि हमारे स्लावा के अंदर यानी कि हमारे जो सिलिवरी ग्लैंड है वो स्लावा प्रोड्यूस करते हैं। द फंक्शन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का फंक्शन क्या है सिलिवरी ग्लैंड के? इज टू मेक द फूड च्यू एफिशिएंटली। ग्राइंडिंग ऑफ द फूड इन द मैन टेक प्लेस बाय द मोलर टीथ। आपको पता है कि टीथ इंसाइजर्स भी होते हैं, कैनाइन भी होते हैं, मोलर भी होते हैं, प्रीमोलर भी होते हैं।
तो जो हमारी खुराक को चबाते हैं वो मोलर टीथ होते हैं। उसके बाद परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन इन द इनहेल्ड एयर, यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो 21% जो है ना ऑक्सीजन हमारी अंदर जाती है। ब्रेकडाउन ऑफ एल्वेलाई ऑफ लंग्स, यानी कि जब हमारे लंग्स के अंदर तमाम एल्वेलाई टूट जाते हैं तो उसको हम एम्फीसीमा बोलते हैं। एम्फीसीमा का मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वेलाई। हीमोग्लोबिन इन द मैन इंक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड 75 टाइम, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है जो हमारे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को 75 टाइम इंक्रीज करती है। टोटल इनसाइड कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन लंग्स, देखिए हमारे लंग्स के अंदर ना 5 लीटर की कैपेसिटी होती है। हमारे लंग्स में 5 लीटर हवा होती है, लेकिन जब भी हम एक्सरसाइज वगैरह करें तो 3.5 लीटर तो हवा निकल जाती है, लेकिन 1.5 लीटर एयर जो है ना वो हमेशा हमारे लंग्स में ही रहती है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द मसल, आपको पता है कि हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होती है, लेकिन हमारे मसल के अंदर मायोग्लोबिन होती है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाइंड विद द वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन? 4, ये भी आपको पता होगा। सर्फेक्टेंट इज द लिपोप्रोटीन, इसका ये ऑप्शन है। नॉर्मल एल्व्यूलर वेंटिलेशन इज रेगुलेटेड बाय CO2। डायमीटर ऑफ द ब्रोंक्यूल इज 1 mm। ये सिंपल से एमसीक्यू है, ये तो आपको आते होंगे। अच्छा, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जो है ना इजी हो जाएगा अपना पेपर तैयार करने में। एमसी एक्चुअली जब भी बच्चा कोई एमसीक्यूज तैयार करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। जब आप ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इन्हीं के अंदर से ही एमसीक्यूज बनेंगे और आपको एमसीक्यूज फिर सॉल्व करने में आसानी होगी। देखिए एम्फीसिमा में क्या होता है पेशेंट में, इसमें जो एल्वुलर वॉल्स है डिजेनरेट हो जाती हैं। स्मॉल एल्वुलाई कंबाइन होके एक बड़ा लार्ज एल्वुलाई बनाते हैं, जिसकी वजह से एल्वुलाई की तादाद कम हो जाती है। बट एल्वुलाई विद इंक्रीज वॉल्यूम एंड डिक्रीज सरफेस एरिया, although the enlarged alveoli are still ventilated, जो लार्ज एल्वुलाई है वो वेंटिलेशन तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनका सरफेस एरिया इनएडिक्वेट होता है, जिसकी वजह से कंप्लीट गैस एक्सचेंज नहीं होती और बंदे को सफोकेशन का प्रॉब्लम होता है। क्योंकि एम्फीसिमा में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वुलाई, एल्वुलाई की दीवारें टूटती हैं, एल्वुलाई की तादाद कम होती है। कुछ एल्वुलाई जो वो मिलकर एक बड़ा एल्वुलाई बना देती हैं। अब वो एल्वुलाई बन तो बड़ा जाता है, लेकिन उसका गैस एक्सचेंज का जो सरफेस एरिया वो कम होता है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। अच्छा, नेक्स्ट ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज ए रेगुलेटर फॉर वेंटिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज द मच मोस्ट इंपॉर्टेंट देन द ऑक्सीजन, कह रहे CO2 ऑक्सीजन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक रेगुलेटर है ऑफ नॉर्मल एल्वुलर वेंटिलेशन ब्रीथिंग। बट अंडर द सर्टेन substances a reduced partial pressure of the oxygen in the arterial blood does play important role, stimulatory role, especially during the condition of shock. नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये तो आपको पता होगा। इन प्रीमेच्योर इन्फेंट, यानी कि जो बच्चा पैदा होता है सपोज 9 महीनों से पहले पैदा हो जाता है। देखे ना 9 महीनों में बच्चा पैदा होता है, लेकिन अगर एक बच्चा 9 महीनों से पहले 7वें महीने में पैदा हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें जो इन्फेंट जो बच्चा पैदा होता है उसकी जो जेस्टेशनल एज है वो 7 महीने से भी कम होती है। उसमें फिर होता क्या है, दिस इज बिकॉज एनफ सर्फिकेंट मिक्सचर ऑफ द लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल produced by the secretory cells of the alveolar epithelium, which form the layer over the surface of fluid within alveoli to reduce the surface tension. It is not produced to reduce the tendency of lungs to collapse. अब है स्कूबा डाइवर्स इन सी, यानी कि आपने देखा होगा जो तैराक हैं उनके पीछे सिलेंडर लगा होता है और वो समंदर के अंदर जब वो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उस सिलेंडर से ऑक्सीजन लेते हैं। देखिए ना, एज स्कूबा डाइवर डिसेंड इन द सी, जब ये जो गोताखोर है समंदर के अंदर जाते हैं, प्रेशर ऑफ द वाटर ऑन हिज बॉडी, इनकी बॉडी के ऊपर जो प्रेशर होता है प्रिवेंट द नॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स। टू कंपनसेट, तो डाइवर्स क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं प्रेशराइज्ड एयर फ्रॉम द एयर सिलेंडर व्हिच हैज ग्रेटर, यानी कि अब स्कूबा डाइवर जो है, जो गोताखोर है, जब पानी के अंदर जाते हैं तो वो अपने सिलेंडर में मौजूद जो है उसको यूज करते हैं ब्रीथिंग के लिए, व्हिच हैज द ग्रेटर प्रेशर देन द सी लेवल ऑफ द एयर, क्योंकि उनके जो सिलेंडर के अंदर जो एयर प्रेशर होता है ना वो के एयर लेवल से ज्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो सांस लेते हैं अपने सिलेंडर के गैस से। Food does not enter in the open larynx and obstruct breathing because epiglottis divert the food mass to one side of the opening and safely down the esophagus. आपको ये तो पता है कि फेरेंक्स से दो रास्ते निकलते हैं, एक सांस लेने का, एक खुराक का। जब सांस लेना होता है तो खुराक का रास्ता बंद होता है और जब रोटी ने गुजरना होता है तो
तो ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस आ जाता है। ये तो चीजें आपको पता होंगी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। टू टाइप्स ऑफ डिफेंस, वन इज नॉन स्पेसिफिक एंड अदर इज स्पेसिफिक डिफेंस। ये तो आपको पता होगा ना कि डिफेंस क्या होता है, इम्यूनिटी के अंदर होता है। तो दो तरह की इम्यूनिटी होती है, डिफेंस सिस्टम होता है, एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस होता है और एक स्पेसिफिक डिफेंस होता है। इंटरनल डिफेंस में क्या होता है देखें, केमिकल सिग्नल होता है, एंटी माइक्रोबियल एंड फेगोसाइटिक सेल। यानी कि उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जरासीम जाता है तो ऑटोमेटिक व्हाइट ब्लड सेल्स स्टिमुलेट होते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, हमारे स्किन की पीएच कितनी है? पीएच ऑफ द स्किन 3 to 5 है और स्किन की जो पीएच है वो एसिडिक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सलाइवा और म्यूकस सिक्रीशन हैव द एंटीमाइक्रोबियल प्रोटीन कॉल्ड लाइसोजाइम। यानी कि हमारे सलाइवा के अंदर और हमारे म्यूकस के अंदर जो सिक्रीशन होती है, एक्चुअली इसके अंदर एक एंटीमाइक्रोबियल प्रोटीन होती है जिसको लाइसोसोम कहते हैं, जो कि जरासीमों को मारती है। न्यूट्रोफिल आपको पता है व्हाइट ब्लड सेल्स का हिस्सा है। व्हाइट ब्लड सेल्स में बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल्स होते हैं जो कि ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर आते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद ग्रैन्युलोसाइट के बाद जो एक ग्रैन्युलोसाइट है उसके अंदर ना मोनोसाइट होते हैं। तो 5% जो है व्हाइट ब्लड सेल्स में वो मोनोसाइट होते हैं। मोनोसाइट जो है ना हमें डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। मोनो इम्यूनिटी और डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। मैक्रोफेजेस को हम कपफर सेल्स भी बोलते हैं इन द लीवर, ये भी इंपॉर्टेंट है। एसिनोफिल्स इज 1.5% ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स। यानी कि हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स में न्यूट्रोफिल 70% होते हैं और एसिनोफिल्स 1.5% होते हैं। इंटरफेरोन एक प्रोटीन है जो कि इफेक्टिव होती है हेपेटाइटिस और कैंसर में, एंटी कैंसर भी कह सकते हैं। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट इज द ग्रुप ऑफ 20 प्रोटीन्स। यानी कि जब 20 प्रोटीन्स का ग्रुप इकट्ठा होगा तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। हिस्टामिन को कौन रिलीज करता है? बेसोफिल। देखिए हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स में जो बेसोफिल्स होते हैं वो एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, हिस्टामिन। ये केमिकल तब प्रोड्यूस होता है जब हमें कोई एलर्जी होती है, खारिश होती है, तो उस जगह पे ये प्रोड्यूस होता है। मास्ट सेल एंड काज वेदोडाइलेशन। अब होता क्या है कि जब हमें किसी जगह पे एलर्जी होती है तो बेसोफिल हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं और उसी एलर्जी वाली जगह पे जो है ना ब्लड की सर्कुलेशन भी बढ़ जाती है, तो ये जो है खारिश वगैरह में होती है। व्हाइट ब्लड सेल्स रिलीज द प्रोस्टाग्लैंडिन एंड पायरोजन। ये इसके इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोस्टाग्लैंडिन भी प्रोड्यूस करता है, पायरोजन भी प्रोड्यूस करता है। पायरोजन के बारे में आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, पहले चैप्टर का आखिरी पैराग्राफ। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि व्हाइट ब्लड सेल्स में मोनोसाइट दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं? पहचानते हैं एंटीजन। यानी कि कोई भी जरासीम जब हमारी बॉडी में दाखिल होता है, बी लिम्फोसाइट उसको पहचानते हैं और प्लाज्मा सेल क्लोन बनाते हैं। और टी लिम्फोसाइट जो है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स करते हैं। टी लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं थाइमस ग्लैंड के अंदर। थाइमस ग्लैंड, अगर आप लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको थाइमस नजर आएगा। लिम्फेटिक सिस्टम में वही थाइमस ग्लैंड होते हैं और वहीं पे टी लिम्फोसाइट बनते हैं और टी लिम्फोसाइट का नाम भी थाइमस ग्लैंड से निकला है। अच्छा, in the human immune response in which people are vaccinated against the polio, smallpox, measles. Okay, next, the antibody molecule consists of the 4 polypeptide chain, 2 identical light chain होती है और 2 identical heavy chains होती है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है? इंजेक्शन होते हैं एंटीबॉडीज के आर इंजेक्टेड टू द पर्सन इन द फॉर्म ऑफ एंटी सीरा, यानी कि वैक्सीनेशन करवाई जाती है। सीरम कंटेनिंग द एंटीबॉडीज कॉल्ड एंटी सीरम। यानी कि जब हम वैक्सीनेशन करवाते हैं तो जो सीरम हम इंजेक्ट करवाते हैं उसके अंदर एंटीबॉडीज होते हैं। अच्छा, जिस तरह टी लिम्फोसाइट का जो नाम निकला है वो थाइमस ग्लैंड से निकला है, इस तरह बी लिम्फोसाइट का नाम निकला है बर्सा फैब्रिकस। ये एक लिम्फाइड स्ट्रक्चर है जो कि यंग बर्ड्स के क्लोएका की वॉल्स के अंदर होता है, फ्रॉम वेयर द बी लिम्फोसाइट डिस्कवर। अच्छा, नेक्स्ट है एल्वोलाई फंक्शन क्या है? एल्वोलाई एल्वोलाई एक फंक्शनल यूनिट है लंग्स का। नेक्स्ट है देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन बिटवीन द एल्वोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। यानी कि एल्वोलाई और ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो डिफरेंस होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है। हीमोग्लोबिन रेडिश रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन इवॉल्व्ड वेरी अर्ली इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल लाइफ। यानी कि सबसे पहले हीमोग्लोबिन जो है ना इंसान की जिंदगी में आई। हीमोसियानिन एक मेटालिक कॉपर पिगमेंट है, ये ब्लू कलर का होता है और ये हीमोलिम्फ के अंदर होता है। हीमोलिम्फ के बारे में तो आपको पता होगा ना, जैसे हमारा ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, हीमोलिम्फ जो है ना ट्रांसपेरेंट होता है। हीमोसियानिन अ रेडी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू।
हीमोसियानिन। हेमीरिथ्रिन contain आयरन एंड पिंक इन कलर, ये आयरन है, इसके अंदर पिंक कलर होता है। क्लोरोक्लोरिन contain द आयरन एंड इट इज ग्रीन कलर पिगमेंट। अब CO2 का लेवल के ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयन, CO2 बाइंड टू द हीमोग्लोबिन। चलिए, आज का हमारा लेक्चर इतना था। एमडी कैट में मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बताए, इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज भी बताई, इंपोर्टेंट एमसीक्यूज भी बताए। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी विद आंसर इंशाल्लाह। ओके बेटा।